Welcome in this video. This is class 10th SST portion civics chapter number 2 federalism. Today we are going to read about federalism. So let's start this video. Federalism हिंदी में कहें तो संघवाद. In chapter 1 you have learned, chapter 1 में हमने सीखा दैट द डिवीज़न ऑफ पावर, जो शक्तियों के जो डिवीजन्स हैं एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के विभिन्न प्रकार के लेवल्स के बीच इज़ वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स, एक हम कह सकते हैं एक मुख्य जो फॉर्म है, इसका स्वरूप है ऑफ पावर शेयरिंग, शक्ति को शेयर करना, पावर शेयरिंग जिसको बोलते हैं, या सत्ता की साझेदारी जिसको हम कहें. इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज़, आधुनिक डेमोक्रेसीज में, प्रजातंत्र में. इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे फेडरलिज्म की थ्योरी को अपने देश में. टुवार्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल नो अबाउट लोकल गवर्नमेंट, अ न्यू एंड थर्ड टीयर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. टुवार्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, इसके अध्याय के अंत तक, यू विल नो, आप जानेंगे अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, आपकी लोकल गवर्नमेंट के बारे में. अ न्यू एंड थर्ड टीयर, एक नई और तृतीय श्रेणी की, ऑफ इंडियन, भारतीय, फेडरलिज्म, आपके संघवाद को. आगे देखते हैं व्हाट इज़ फेडरलिज्म. ये फेडरलिज्म क्या होता है, संघवाद क्या है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे. फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. तो हम कह सकते हैं जो ये फेडरलिज्म है उसमें जो गवर्नमेंट है जिसकी शक्तियों को बांट दिया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में. कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स बोलते हैं निर्वाचक जो इकाइयां हैं उनके मध्य, ऑफ द कंट्री, अपने देश की. अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके दो लेवल होते हैं इस तरह की गवर्नमेंट के. बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, और दोनों ही प्रकार के लेवल्स जो सरकार के हैं वो अपना आनंद करते हैं इसकी अपनी स्वतंत्र शक्तियों के साथ और दूसरे के साथ. वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज़ यूजली रेस्पॉन्सिबल फॉर अ न्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट्स. वन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर, एक तरह की हम कह सकते हैं जो सरकार है पूरे देश के लिए, दैट इज़ यूजली रेस्पॉन्सिबल, सामान्यतः जिम्मेदार होती है, फॉर अ न्यू सब्जेक्ट्स, दूसरे किसी विषय के लिए, ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें जो है कह सकते हैं सामान्य रुचियाँ और हम कह सकते हैं लगाव रहते हैं राष्ट्र के. गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट. तो जो गवर्नमेंट हैं ये कह सकते हैं पूरे देश के स्तर पर, एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस का मतलब है पूरे देश के स्तर पर, और स्टेट्स, राज्य के स्तर पर, दैट लुक आफ्टर, देखभाल करती है, मच ऑफ, बहुत अधिक, द डे टू डे, प्रतिदिन, एडमिनिस्ट्रिंग, व्यवस्था बनाती है, ऑफ देयर स्टेट्स, अपने राज्यों की. डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, आपके यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या अंतर है उसे हम यहाँ देखेंगे. यूनिटरी बोलते हैं संगठित जो सिस्टम है, तंत्र है, और फेडरल जो तंत्र है या संघवाद का जो तंत्र है इसमें क्या अंतर है उसे देखेंगे. फर्स्ट आपकी हेडिंग है यूनिटरी सिस्टम.
देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें केवल एक गवर्नमेंट का लेवल होता है, और द सब यूनिट्स और इसकी कुछ इससे जुड़ी हुई और इकाइयाँ होती हैं, आर सबऑर्डिनेट जो सहयोग करती हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, तो जो केंद्र सरकार है वो आदेश पारित करती हैं आपके प्रांतीय स्तर पर और लोकल गवर्नमेंट के लिए, यानी जो स्थानीय आधार पर जो आधिपत्य है सरकार है उसके लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम, जो केंद्र सरकार होती है वो सर्वोच्च होती है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एक्सरसाइज ओनली पावर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डेलीगेटेड टू देम, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, और हम कह सकते हैं जो आपके प्रबंध कारक या प्रबंध तंत्र जो होता है वो इनका प्रयोग कर सकता है, इन शक्तियों का, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डेलीगेटेड टू देम, जब केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को उनको सौंपती है उस स्तर पर। देयर पावर में बी ब्रॉडेंड, और इनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो काफ़ी विस्तृत होती हैं। आगे है फेडरल सिस्टम, देयर आर 2 और मोर लेवल्स, इसके 2 या 2 से अधिक लेवल हो सकते हैं, और टीयर्स या लेवल का भी अर्थ आपका श्रेणी ही होता है ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट इस लेवल पर किसी राज्य स्तर की सरकार को आदेश नहीं दे सकती कुछ भी करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सरकार पर भी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनकी मदद से वह केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी हो या न हो, वो उस पर निर्भर करता है, यानी कि वो केंद्र सरकार के दिए हुए आदेशों का पालन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो ये फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं नीचे बताए गए हैं। सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सिस्टम आर, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट की 2 या 2 से अधिक श्रेणियाँ हो सकती हैं। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, तो अलग अलग ये जो टीयर्स हैं वो एक तरह के सिटीजन्स पर भी शासन कर सकते हैं, बट ईच टीयर हैज़ इट्स ऑन ज्यूरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इन प्रत्येक प्रकार की श्रेणी के पास अपना, कह सकते हैं आप, ज्यूरिसडिक्शन का आपका अर्थ होता है न्यायिक अधिकार होते हैं कुछ विशेष मामलों में, और उनके लेजिस्लेशन कानून होते हैं, टैक्सेशन कर लगाने की उनके पास कह सकते हैं शक्तियाँ होती हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रबंध करने की भी शक्तियाँ होती हैं। द एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, और प्रत्येक इसका जो अस्तित्व है और इसके जो अधिकार हैं गवर्नमेंट की प्रत्येक श्रेणी के, वो सभी हम कह सकते हैं संवैधानिक होते हैं और पूरी तरह गारंटेड होते हैं। The fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such change require the consent of both the levels of government. जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल कहते हैं मुख्य, और प्रोविजंस का आपका अर्थ है शर्त, जो मुख्य शर्तें होती हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कैन नॉट बी अनिलेटरली का अर्थ होता है एक तरफा नहीं हो सकती, चेंज बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इनको जो है गवर्नमेंट के एक लेवल तक बदला जा सकता है। सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरह के जो बदलाव हैं वो आवश्यक रहते हैं आपके गवर्नमेंट के किसी भी लेवल तक उसके राजी होने तक। कंसेंट का मतलब होता है उसकी सहमति है, उसकी राजी, तो उस हद तक जो है इसके चेंज
में आवश्यकताएं होती हैं और गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो कोर्ट है, न्यायालय है, वह हम कह सकते हैं भाषांतर कर सकता है। इंटरप्रेट का मतलब है भाषांतर करना या अर्थ लगाना। वो इस बात से अर्थ लगा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वो संवैधानिक तौर पर इसकी गवर्नमेंट की जितनी शक्तियाँ होती हैं उनके लेवल के आधार पर यह भाषांतर कर सकता है, उनका अर्थ लगा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कहते हैं राजस्व, जो कर होता है आपका, उसके जो सोर्सेस हैं, उसके जो भंडार हैं। फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रत्येक लेवल, प्रत्येक श्रेणी के लिए आर क्लियरली स्पेसिफाइड, पूरी तरीके से स्पष्ट होते हैं। टू इंश्योर, निश्चित होते हैं। इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इसके कह सकते हैं वित्तीय और आर्थिक स्वरूप के लिए, और ऑटोनॉमी कहते हैं इसके सुशासन के लिए। द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये फेडरल जो सिस्टम है वो डुअल ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट है आपका टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये देश के लिए अखंडता का कार्य करता है, प्रमोट करता है, उसको सेफगार्ड होता है। सेकंड, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और हम कह सकते हैं जो धर्म के आधार पर जो विभिन्नताएं होती हैं उसको कहीं ना कहीं कम करता है। अकोमोडेट का मतलब होता है उसको कम करना, उसमें सामंजस्य करना। नेक्स्ट आपका है डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशन कैन बी फाउंड। कई दूसरे रूट्स, रास्ते जिनके माध्यम से ये संघवाद जो है उसको परिभाषित किया गया है, उसका स्वरूप दिया गया है। Two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Two aspects, दो जो पहलू हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। क्रूशियल बोलते हैं ज़रूरी। फॉर द इंस्टीट्यूशंस, संस्था के लिए, किसी भी संस्था के लिए या संस्थागत। एंड प्रैक्टिस फॉर फेडरलिज्म, इस संघवाद के लिए। म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एक तरह से विश्वास होना चाहिए गवर्नमेंट के विभिन्न जो श्रेणियां हैं, जो उसके लेवल्स हैं, उनके बीच, ताकि वो आसानी से, सहमति से एक साथ रह सकें। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। यहाँ पर दो प्रकार के रूट्स बताए गए हैं जिनके माध्यम से जो फेडरेशन है उसको फॉर्म किया गया है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स, जो फर्स्ट रूट है, इसका फर्स्ट जो रास्ता है या वो इन्वॉल्व है इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, या इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए कमिंग टुगेदर, वो एक साथ आएँ ऑन देयर ओन, स्वयं, टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, जिसकी वजह से एक बड़ी यूनिट बने, एक बड़ी इकाई बने। द काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज़ फाउंड इन द USA, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसी प्रकार से जो आपस में सामंजस्य रखते हुए जो कुछ देश इस संघवाद के तहत आए हैं, जिनमें USA है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। द सेकंड रूट इज़ दैट अ लार्ज कंट्री decides to divide its power between the constituent state and the national government। और जो दूसरा कह सकते हैं हम तरीका है, जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने ये निश्चय किया टू डिवाइड, बांटने के लिए, इट्स पावर, अपनी शक्तियों को, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, संगठित राज्यों में,
और एंड द नेशनल गवर्नमेंट, और राष्ट्रीय कह सकते हैं सरकार के बीच। दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इज़ अलाउड इन इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम कंट्रीज़। तो इस प्रकार का जो होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है वो फॉलो किया जा रहा है भारत में, स्पेन में और बेल्जियम कंट्रीज़ में। भारत मेक इंडिया फेडरल कंट्री, किसकी वजह से भारत संघवाद या कह सकते हैं फेडरल देश बना, इसको हम पढ़ते हैं। ऑल द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो विभिन्न प्रकार के फीचर्स फेडरल सिस्टम में अप्लाई किए गए प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ शर्त रखी गई भारतीय संविधान में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, द थ्री लिस्ट्स आर मेंशन्ड बिलो। जो भारतीय संविधान है उसमें थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स को लेकर, कानूनी शक्तियों को लेकर के, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में ही, यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। द थ्री लिस्ट आर मेंशन्ड बिलो। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी लिस्ट नीचे बताई गई है, इसको हम देखेंगे। यूनियन लिस्ट क्या है? इट कॉन्क्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। तो इस लिस्ट के अंतर्गत जो है इंक्लूड किया गया है कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ विषयों को, जैसे नेशनल इम्पोर्टेंस जिनकी राष्ट्रीय, जिनका महत्व है, जैसे द डिफेंस ऑफ द कंट्री है, फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग है, कम्युनिकेशंस हैं और करेंसी है। ये सब चीज़ें जो है इसमें मेंशन की गई हैं। द यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द लिस्ट। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अकेले ही कुछ नियम बना सकती है जो इन विषयों से संबंधित हैं जो नीचे लिस्ट में दिए गए हैं। जैसे स्टेट लिस्ट, इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो स्टेट लिस्ट में क्या है? इट कंटेन्स सब्जेक्ट, इसमें कुछ विषय रखे गए हैं जैसे स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, जिनका राज्य और कह सकते हैं लोकल महत्व है, जैसे कि पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है एंड इरिगेशन है। इरिगेशन कहते हैं सिंचाई। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य स्तर की जो सरकार है, वो कुछ अकेले ही नियम बना सकती हैं जो इन विषयों से संबंधित हैं। लिस्ट दी गई है। जैसे concurrent list, it includes subject of common interest to both the union government as well as the state government। इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, सामान्य जिनमें रुचियां हैं, दोनों के लिए हैं, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए। द लिस्ट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो इस लिस्ट में कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, आपकी यूनियंस हैं, मैरिज हैं, एडॉप्शन है, एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना, एंड सक्सेशन। तो सक्सेशन कहते हैं उत्तराधिकार को। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। तो बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही प्रकार की गवर्नमेंट कुछ नियम पारित कर सकती हैं इन सब्जेक्ट, इन विषयों से संबंधित जिनकी लिस्ट दी गई है। इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, यदि उनके कानून का कह सकते हैं अगर विरोध किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विरोध करना, एक दूसरे के साथ विरोध अगर किया जाता है, द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल बी कंसीडर्ड। तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको ही
कंसिडर्ड किया जाएगा, उनको ही समझा जाएगा। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? तो जो फेडरलिज्म है उसका प्रयोग हम कह सकते हैं या उसके कह सकते हैं उसका महत्व या उसका उपयोग क्या है, नीचे बताया गया है। The real success of federalism in India is attributed to its nature of democratic politics. Have a look at some of the major ways in which federalism is practiced in India. तो the real success जो वास्तव में सही सफलता है इस संघवाद की भारत में, वह एट्रीब्यूट है या जिम्मेदार है टू इट्स नेचर, इसकी प्रकृति के लिए, ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। हैव अ लुक, हम देखते हैं, सम ऑफ द मेजर वेज, कुछ दूसरे चीज़ों को, इन विच फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, जिसमें ये संघवाद भारत में लागू हुआ है। फर्स्ट हेडिंग है आपकी लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक आपके कहते हैं भाषा शास्त्र से संबंधित जो राज्य हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो जो भाषा कह सकते हैं हम, भाषा शास्त्रीय जो राज्य हैं उनका निर्माण सर्वप्रथम, और कह सकते हैं ये जो भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैं उनके लिए एक मुख्य भूमिका निभाता है। From 1947 to 2007, many old states have vanished and many new states have been created. तो 1947 से लेके 2017 तक बहुत से राज्य बैन कर दिए गए या लुप्त हो गए, वेनिस्ड लुप्त होना, और बहुत से नए राज्य जो है उदय हुए या उनका निर्माण हुआ। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज्ड। उनके क्षेत्र, उनकी सीमाएं और उनके नाम भी बदले गए। Some states have been formed of the people who spoke the same language. कुछ स्टेट उन लोगों के लिए फॉर्म किए गए जो लोग एक जैसी भाषा का प्रयोग करते थे। These states are known as the linguistic state. उन्हीं स्टेट्स को हम भाषा शास्त्रीय स्टेट बोलते हैं, इसमें भाषा ही को प्रधानता दी गई है। लैंग्वेज पॉलिसी। अ सेकेंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। जो दूसरी बात है फेडरेशन की, उसमें लैंग्वेज पॉलिसी या कह सकते हैं भाषा नीति भी कहीं ना कहीं अपना योगदान देती है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी को जो है एक ऑफिशियल भाषा के रूप में पहचाना गया। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार हिंदी को छोड़ करके और भी 21 भाषाओं को जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया गया। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। स्टेट्स की अपनी भी स्वयं की एक ऑफिशियल भाषा होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपना कार्य करती है उस ऑफिशियल लैंग्वेज में और उसको ही समझती है। सेंटर स्टेट्स रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है देखते हैं। रेस्ट्रक्चरिंग, हाँ, तो रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्टैंडर्ड इन प्रैक्टिस। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब द्वारा किसी चीज़ का निर्माण होना। सेंटर स्टेट रिलेशन के अंतर्गत इस वन और मोर वे, एक या और कई तरीके थे, इन विच जिनके माध्यम से जो संघवाद है उसकी ताकत बढ़ी। इफ़ नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, किसी भी एक सिंगल पार्टी का आधिपत्य नहीं था या बहुसंख्यकता नहीं थी लोकसभा के अंतर्गत, एंड द मेजर नेशनल पार्टीज कैन एलियंस विद मैनी पार्टीज़। तो बहुत सी और पार्टियों ने अपनी एक दूसरी पार्टियों से गठबंधन किए। एलियंस का मतलब गठबंधन करना। इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज़ टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर, और इसमें कई और राज्य स्तरीय या क्षेत्र स्तरीय पार्टियां भी जुड़ी
सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, जिसने पावर शेयरिंग का एक नई संस्कृति को जन्म दिया, एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि हम कह सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके सुशासन को नया सम्मान प्राप्त हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन नेक्स्ट हेडिंग है, डिसेंट्रलाइजेशन। इसका अर्थ होता है विकेंद्रीकरण। When power is taken away from central and state government and given to the local government is called डिसेंट्रलाइजेशन। जब शक्तियाँ छीन ली जाती हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से और एक लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं, तो इसी को हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, विकेंद्रीकरण जिसका अर्थ है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। होता क्या है, इसके बेसिक आइडिया जो इसके पीछे हैं विकेंद्रीकरण के, वो ये हैं कि बहुत अधिक संख्या में कई तरह की समस्याएं और परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जिनको सेटल करने के लिए लोकल लेवल पर शक्तियां दे दी जाती हैं। लोकल पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, और जो लोकल लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, वो अपना पार्टिसिपेट डायरेक्टली डिसीजन लेने में कर सकते हैं। अ मेजर स्टेप टुवार्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। तो विकेंद्रीकरण का जो स्टेप लिया गया था सर्वप्रथम 1992 में। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड का मतलब है उसमें संशोधन किया गया, टू मेक द थर्ड टीयर, जो तृतीय श्रेणी की जो डेमोक्रेसी थी, यह बताया गया वह बहुत शक्तिशाली और इफेक्टिव है। हेयर आर द की फीचर्स ऑफ थ्री टीयर्स डेमोक्रेसी। यहाँ तृतीय श्रेणी की जो कह सकते हैं प्रजातांत्रिक या लोकतंत्र है, उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट दिया, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो यहाँ पर यह बताया गया संवैधानिक तौर पर लोग संवैधानिक तौर पर लगातार जो है निरंतर इलेक्शंस किए जा सकते हैं गवर्नमेंट बॉडी को बनाने के लिए। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो सीट्स आर रिजर्व, जो सीट होती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए वो रिजर्व कर दी गई थी इस इलेक्टेड बॉडी के द्वारा, और इसमें जो संचालित हेड्स थे संवैधानिक तौर पर यह बताया गया ये सीट्स रिजर्व रहेंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल प्रजातियों के लिए और अन्य पिछड़ी वर्गों के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, और लगभग 1/3 जो भाग है वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। States Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्रिएट किया गया प्रत्येक राज्य के लिए, जिससे कि वो कंडक्ट कर सकें पंचायत को और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को, यानी कि नगर पालिका के इलेक्शंस को। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, उसकी आवश्यकता थी टू शेयर, बांटने की, सम पावर्स, कुछ शक्तियों को, एंड तो स्टेट गवर्नमेंट को आवश्यकता थी वह अपनी शक्तियों को और अपने राजस्व कर को बांट दे विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो इसका नेचर क्या था, स्टेट टू स्टेट इस तरह की प्रावधान करने का, इस तरह से शक्तियों को बांटने का। पंचायती राज सिस्टम क्या है, इसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नन एज पंचायती राज। जो लोकल रूरल गवर्नमेंट जो होती है, या कह सकते हैं ग्रामीण जो स्वशासन है, ग्रामीण जो शासन है
उसको पंचायती राज से समझा जाता है। ईच विलेज प्रत्येक गांव में और अ ग्रुप ऑफ विलेज गांव के समूहों में, इन सम स्टेट कुछ राज्यों में हैज अ ग्राम पंचायत होती है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। दिस इज काउंसिल, यह हम कह सकते हैं एक तरह से एक परिषद होती है, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड, इसमें कई कह सकते हैं शामिल होते हैं, वार्ड्स मेंबर शामिल होते हैं। ऑफन कॉल्ड पंच, और उनके मुखिया को या इन मेंबर्स को पंच कहा जाता है। और इसका जो प्रेसिडेंट मुखिया होता है, सॉरी, इसके मेंबर्स को पंच बोलते हैं और जो मुखिया होता है उसको सरपंच बोलते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन अ विलेज और वार्ड। गांव में रहने वाली जो जनता होती है उनके द्वारा सीधा इस सरपंच को चुना जाता है। ग्राम पंचायत इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पूरे गांव के लिए यह कह सकते हैं निर्णय लेने का कार्य करती हैं। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। जो पंचायत होती है वो ग्राम सभा की देख रेख में कार्य करती है। ऑल द वोटर्स इन विलेज आर इट्स मेंबर्स। और जितने गांव के वोटर्स होते हैं वो सब इसके मेंबर होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस, लगभग 2-3 बार एक साल में यह अप्रूवल देखती है और यह अनुमान लगाती है वार्षिक बजट का, या कह सकते हैं उसमें जो लेखा जोखा है, या कह सकते हैं जो वित्त होता है उससे संबंधित ये ग्राम पंचायत। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस, और देखती है परफॉर्मेंस को ऑफ ग्राम पंचायत की। व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर दे फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर, जब ग्राम पंचायत आपस में समूह बना लेती है, दे फॉर्म अ पंचायत समिति, तो इसको पंचायती समिति का रूप ले लेती है, ब्लॉक का रूप ले लेती है और मंडल का रूप ले लेती है। द मेंबर ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत। तो जो मेंबर होते हैं पंचायत समिति के, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, चुने जाते हैं पंचायत के मेंबर्स के द्वारा इन दैट एरिया, उस क्षेत्र में। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। तो जो जितने पंचायत समिति होती हैं और मंडल समिति होती है, इन्हें डिस्ट्रिक्ट एक ज़िले में टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वो गठित करते हैं द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद को। मेंबर ऑफ लोकसभा के, एमएलएस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के एमएलएस को, एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़, और अन्य दूसरे ऑफिशियल्स को जो जिला लेवल पर होते हैं, द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद, या जिला परिषद के मेंबर होते हैं। लास्ट आपका दिया है म्यूनिसिपालिटीज़। म्यूनिसिपालिटी बोलते हैं नगर पालिका को। एज ग्राम पंचायत इज़ फॉर रूरल एरिया। जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती है। सिमिलरली भी है म्यूनिसिपालिटीज़ फॉर अर्बन एरियाज़, और जो म्यूनिसिपालिटीज़ होती हैं वो शहरी क्षेत्र के लिए होती है। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representatives। इन दोनों को ही, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो या आपके म्यूनसिपालिटीज़ हो, इनको कंट्रोल किया जाता है और चुना जाता है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, यानी प्रतिनिधि लोगों के द्वारा। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपालिटी। जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है, या चेयरमैन आप जिसको बोलते हैं, उसको म्यूनसिपालिटीज़ के द्वारा चुना जाता है। यह हेड होता है इसका ये, और वहाँ शहर की जनता के द्वारा चुना जाता है और म्यूनसिपालिटी का हेड होता है। इन अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और बड़े शहरों में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो मुखिया होता है, ऑफिसर होता है, उसको मेयर बोलते हैं। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी के तहत, जो ऐसा संसार में बहुत कम देखने को मिलता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीप इन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है ये है वह लोकल गवर्नमेंट के लिए बहुत अधिक मददगार है, देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, इसके साथ ये महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाता है, एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी, जिससे कि वह भी अपनी आवाज़ को इस प्रजातंत्र में उठा सकें। तो ये मैंने एक्सप्लेन करने का यहाँ कोशिश की है इस नोट्स को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी इसको समझ सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक्स।